हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 137 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। मिस्टेक होने के कारण से हम टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाते, बट हाँ, इस बार का जो पीडीएफ है सब कुछ सही है तो हम आपको शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख, और हाँ, पहली बार तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए डिज़ाइन करते हैं ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। इमेज वगैरह भी शेयर करते हैं, तो एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए। और ये चैनल भी तो हम स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही डिज़ाइन किए, इनके अलावा कोई फिजूल का चीज़ यहाँ पे हम चर्चा नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड को शेयर करना भूलिएगा नहीं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है यहाँ पे? पाकिस्तान की, या नेपाल की, या भूटान की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, सबसे पहले तो मैप में देखें। ये है अपना प्यारा सा भारत, इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप हाफ लिया, ठीक है। नेपाल यहाँ पे, भूटान है ना, जो कि सबसे छोटा सीमा साझा करता है एक स्थलीय के रूप में देखें तो यहाँ पे। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर साझा करती है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर साझा करती है, नेपाल के साथ 1751, मगर भूटान के साथ 699, लगभग 700 किलोमीटर का ही बाउंड्री साझा करती है नेपाल के साथ। तो इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट करेंगे। जब क्वेश्चन को डिफिकल्ट पूछना होगा, तब कभी-कभी किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है। थोड़ा-सा और इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान की है, और भूटान की सबसे ऊँची पर्वत गंगाखर प्योंसम है, और भारत के साथ सबसे छोटी समुद्री सीमा मालदीव बनाती है ना? थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत और भूटान के मित्र 4 भारतीय राज्य अपनी सीमा बनाती है। अगर थोड़ा-सा देखें इनके बारे में, तो भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, जो कि अभी हम देखे थे, जो कि असम के साथ 667 किलोमीटर बनाती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ 214 किलोमीटर बनाती है, पश्चिम बंगाल के साथ 163 किलोमीटर बनाती है, और सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर बनाती है यहाँ पे, है ना? तो देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा-सा हाइलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से हम यहाँ पे सेट करते हैं, है ना? कोई भी फिजूल का चीज़ चर्चा भी नहीं करते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चैनल भी स्पेशली आप लोग के लिए है। तो मैं यही बोलूँगा कि हमेशा एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिए एटलीस्ट। और यहाँ पे देखने वाले क्वेश्चन 2 देखें, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन-सा है? बेसिक क्वेश्चन है और आप में से काफ़ी सारे कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। लद्दाख है, या पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, इनके बारे में देखें, तो जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा का भी याद रखिएगा और सबसे बड़ा भी याद रखिएगा यहाँ पे, है ना? नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करने वाले हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य का कोई सीमा समुद्र के साथ नहीं है? गुजरात का नहीं, गुजरात तो समुद्र के साथ सीमा साझा करती है, गोवा भी साझा करती है यहाँ पे, है ना? राजस्थान साझा नहीं करती है। ऑप्शन सी को टिक लगा के चले जाइएगा, उपयुक्त में से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन सी को टिक लगा के चले जाइएगा। थोड़ा-सा देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे गोवा है, और गुजरात यहाँ पे साझा करती है, बट राजस्थान साझा नहीं करती समुद्र के साथ। थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे, भारत राज्य के राजस्थान कोई भी समुद्र सीमा साझा नहीं करती है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित कुल 18 ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ नहीं लगती थी। इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम की व्यू से यहाँ पे, है ना? नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चन है, बांध और उन नदी का मेल बताएं जिन पे वे बनाए गए हैं। जैसे कि गांधी सागर किस नदी पे बनाया गया? तो चंबल नदी पे बनाया गया है ना। अ, जयकवाडी गोदावरी नदी पे बनाया गया है यहाँ पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे बनाया गया है यहाँ पे, टेहरी बांध भागीरथी नदी पे बनाया गया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस तरह करेंगे, अगर हम इन्हें थोड़ा-सा देखने की कोशिश करें, तो ए का हो गया 4 यहाँ पे, है ना? बी का हो गया यहाँ पे, बात करें जयकवाडी कहाँ पे बनाई गई है? तो जयकवाडी बनाई गई है गोदावरी नदी पे, बी का 3 हो गया यहाँ पे। नागार्जुन कहाँ पे बनाया गया है? तो 3 का सी का हो गया 3, नहीं, सी का हो गया, किस पे बनाया गया यहाँ पे? तो टेडी बार भागीरथी बनाए गए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, है ना? तो ए का 4, बी का 3 देखेंगे, ए का 4, बी का 3 है क्या? ए का 4 यहाँ पे है, और बी का 3 यहाँ पे है ना? तो यहाँ पे इनके अलावा और कोई है क्या? नहीं है, है ना? नहीं है। मतलब इस ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनका। नाउ
और इसन किया गया। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे बनाए गए। टेहरी बांध भागीरथी नदी पे बनाए गए। यानी डैम रावी नदी पे बनाए गए। हीराकुंड महानदी पे बनाए गए। चिनाई बांध महानदी पे बनाए गए। नागार्जुन कृष्णा नदी पे बनाए गए। फरक्का गंगा नदी पे और उकई ताप्ती नदी पे और पोंगा डैम व्यास नदी पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सी है। सबसे ऊंचा पठार पूछा है, दक्षिणी पठार या छोटी नागपुर का पठार, लद्दाख पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, दक्षिणी पठार हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और कुछ इमेज से अगर हम दिखाने की कोशिश करें दक्षिणी पठार, तो कुछ इस तरह यहाँ पे दिखता है ना। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा पठार तिब्बत का पठार है। यह का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंची पठार है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तिब्बत का पठार 2.2 ई पॉइंट को हाईलाइट किया 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा यह समुद्र से लगभग 500 ठीक है 5000 मीटर ऊंची है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करें, महासागरीय की गहराई मापने के लिए किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है। महासागरों की गहराई मापने के लिए ना लेक्सियोमीटर का नहीं, नैनोमीटर का नहीं, फैदोमीटर का बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा और ना ही उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन सी को टिक लगा के चले आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फैदोमीटर का बात करें तो कुछ इस तरह यहाँ पे देखते हैं और इन्हीं का काम होता है समुद्र की गहराई मापने का काम यही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम फैदोमीटर है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में क्या मेंशन किया गया। महासागर की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, पृथ्वी पे सबसे सूक्ष्म मतलब ड्राई स्थान कौन सा है। केन्या है, चिली है, कांगो है या उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर इसका आंसर की बात करने वाले चिली हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और चिली कहाँ पे, तो इस वाले पार्ट पे मतलब ब्राजील वगैरह है ना, और पेरू वाला पार्ट है, तो ये दक्षिण है। तो दक्षिणी अमेरिका वाले पार्ट में ये चिली वाले पार्ट बचा हुआ है ना, ये यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ना, ये दक्षिणी अमेरिका है, ऊपर में उत्तरी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका का ही एक पार्ट है चिली, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। दक्षिणी अमेरिका के चिली में स्थित आकाटामा मरुस्थल जो संसार के सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है और यहाँ पे सोडियम, काफी इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, सोडियम, तांबा, सोना तथा अन्य खनिज उपलब्ध है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, ठंडा वायु है, कूल एयर है, गर्म वायु को हल्का होता है अतः ठंडा वायु के नीचे बैठ जाती है। क्वेश्चन को देखिए पर अच्छा से पढ़ना है। जो ठंडा एयर होता है ना, गर्म वायु से हल्की होती है क्या, नहीं। गर्म वायु से हल्की तो नहीं होती, भारी जरूर होती है। गर्म वायु से भारी होती है क्या, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे काट देंगे, गर्म वायु से भारी होती है, ये 2 पॉइंट ए और बी को काट देंगे। अब देखते हैं, अतः वह ठंडी वायु के ऊपर उठती है क्या, नहीं, ये नहीं, ऊपर नहीं उठती भाई, भारी है तो नीचे ही तो आएगी यहाँ पे। तो ये बात देखें, गर्म वायु से भारी होती है, सही बात है। ठंडी वायु के नीचे की ओर बैठती है, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन को अपने डेली लाइफ के क्वेश्चन को टिक करना है यहाँ पे। नाउ तापमान की कमी के साथ वायु का कण के पूरी घटती है और जिसमें वायु के संघनन की वृद्धि हो जाती है और संघनन की वृद्धि फलस्वरूप वायु भारी हो जाती है अतः ठंडी वायु गर्म वायु से नीचे की ओर बैठती है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा परत हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपर, देखिए ये पृथ्वी है और इस वाले पार्ट को ही हम वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट को ही हम वायुमंडल बोलते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें यहाँ पे। निम्न में से कौन सा परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा जो कि थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेके लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ पे आयन मंडल है, मध्य मंडल है या वायुमंडल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, वायुमंडल हो जाएगा, है ना, एक्सोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ कुछ हम यहाँ पे डायग्राम से देखने की कोशिश करें। ये है अपना प्यारा सा पृथ्वी जहाँ पे हम लोग बसते हैं, इंसान यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब पूछा था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर, तो यही तो एक्सोस्फीयर जिन्हें हम वायुमंडल बोलते हैं, यहीं पे सैटेलाइट वगैरह का इंस्टॉल किया जाता है ना। स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे उड़ाया जाता है। बाकी यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर देख सकते हैं जिन्हें हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, कुछ यहीं पे जो बादल वगैरह होता है ना, तो कुछ यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैंने मेंशन भी करने की कोशिश किया हूँ, जो बात यहाँ पे डायग्राम से होती है ना, हमेशा याद रखिए, अगर आप डायग्राम समझ गए ना तो फिर आपको लिखना वही है जो डायग्राम में दिखता है ना। तो वही
बात यहाँ भी लिखा है, क्षोभ मंडल 0 से लेके 14.5 किलोमीटर तक है, मतलब 9 मील बोल सकते हैं। समताप मंडल 14 से लेके 5, जिसे हम 50 किलोमीटर तक है, 31 मील तक को कहते हैं। मध्य मंडल 50 से लेके 85 किलोमीटर तक के भाग को कहते हैं, तालिपाट को कहते हैं। तो यहाँ भी लिखा है ये बात, है ना। 80 से लेके 700 किलोमीटर यहाँ भी लिखा होगा। 80 से 85 से लेके 600, मतलब आप 600 या 700 भी समझ सकते हैं। समताप मंडल है ना। आयन मंडल यहाँ पे 600 से लेके 965 किलोमीटर। वायुमंडल यहाँ पे 965 से लेके 1000। तो ये बात को भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10 एंड 10 क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत को क्या अवशोषित करती है? ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इंफ्रारेड किरण को नहीं, पराबैंगनी को बिल्कुल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सरे नहीं, जो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, पराबैंगनी को हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरण जो अवशोषित करती है। 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई वायुमंडल के ओजोन गैस एक आवरण में पाया जाता है, जिन्हें हम ओजोन परत कहते हैं। यह ओजोन परत समूच पर्यावरण का रक्षक है, क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण के 280 से लेकर 320 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य तक प्रभावित ढंगों से रोकने में ओजोन पृथ्वी के सूर्य में आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण को बचाती है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। देखिए मैं बार बोल रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है तो बेहिचक कमेंट किया कीजिए यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 11 एंड 11 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 11 बात करने वाले, समतल से ऊपर और विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत है, हिमालय है, या अल्पास है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एंडीज पर्वत का कुछ इमेज अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप एंडीज पर्वत का कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में बताने की कोशिश करें पे, तो समुद्र तल से सबसे ऊपर, ठीक है, समुद्र तल से विश्व के सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिनकी लंबाई 7242 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे पे स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 12 एंड 12 क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरलैंड से लिया गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, भारत संविधान का आपातकाल का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से भी थोड़ा सा देखिए, हमारे जो देश में ना राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है 3 आपातकाल लगाने की, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल है ना, पूरे भारत में लागू कर सकता है 352 के तहत, वित्तीय और 360 के तहत लागू किया जा सकता है, 356 संवैधानिक आपातकाल किसी राज्य में लागू किया जा सकता है, 356, है ना। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। कभी कभी मैक्सिमम टाइम आप किसी न किसी एग्जाम में देखोगे ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल कब किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो आपके ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, टिक लगा सकते हो। तो इस तरह पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 13 क्वेश्चन देखें। एंड सूची 2 को 7 सम्मिलित करना है और सूची को नीचे दिए गए कुटनी का सही उत्तर दीजिए यहाँ पे, है ना। तो इनको देखेंगे और इनको इनसे मिलाने की कोशिश करेंगे। भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 के क में क्या चर्चा किया गया? मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे एक का हो जाएगा एक, है ना। और भारतीय संविधान के आरंभ में नगरपालिका का मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, किंतु स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुच्छेद 11 भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर द्वारा 246 9 तक जोड़कर भारत पंचायत राज की स्थापना का उपबंध किया गया। और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा अनुसूची 12 भाग 9 को अनुच्छेद 243 को जोड़कर नगरपालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 14 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का कल्याणकारी राज्यों का घोषणा करने से संबंधित है? अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो अनुच्छेद 39 हो जाएगा।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में है, जिनमें अनुच्छेद 39 भारत का एक कल्याणकारी राज्यों को बनाने के लिए राज्य का कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसके अंतर्गत सभी नगरपालिकाओं के लिए जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन, बालिकाओं को स्वास्थ्य अवसर कराने आदि आदि की बात कही गई है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 15 बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान का कौन-सा भाग संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? भाग अ 14 में, भाग 16 में, भाग 20 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा भाग 20। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारतीय संविधान के समय काल में परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया गया और इसके लिए संविधान के 20 भाग, ठीक है? संशोधन के लिए उपबंध शामिल किया गया और संविधान के संशोधित करने की शक्ति केवल भारतीय संसद के प्राप्त है, ना कि राज्य विधानमंडलों को यहाँ पे, है ना? तो इस पॉइंट को काफ़ी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, मैंने कोई फिजूल का बात यहाँ पे चर्चा नहीं किया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और हाँ, यार प्लीज़ एक फ्रेंड को ज़रूर आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना? बहुत ही मेहनत से हम डिज़ाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करना चाहते हैं तो सारा ऐप पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है यहाँ पे, है ना? बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक वहाँ पे भी हम कवर कराएँगे। जैसे कि पहले हिस्ट्री का टेस्ट होगा, फिर पॉलिटी का, फिर ज्योग्राफी का, उसमें भी टॉपिक, फिर सब्जेक्ट वाइज़, फिर फुल टेस्ट, हर वो तरीका से कवर होगा। क्वेश्चन 16 देखें, भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था संविधानों के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो संविधान के द्वारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। 26 जनवरी 1950 के सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आया था और 28 जनवरी 1950 को उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन समारोह में संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का समापन हुआ था। यहाँ पे इस पॉइंट को हाइलाइट कीजिएगा। नाउ इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है यहाँ पे। थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे संघीय सरकार का या संसदीय सरकार का, लोकतंत्र सरकार का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, हालिका स्थानीय सरकार होगा इसका आंसर। लोकतंत्र विकेंद्री अर्थात लोकतंत्र का सौंपना और लोकतंत्रों के सोपन में शक्तियों का निचले स्तर तक पहुँच है, अतः स्थानीय सरकारों का गठन करना और उन्हें ऐसे शक्तियों को प्रदान करना जिनसे वह अपने स्तर के लोक कल्याण के लिए नीति निर्माण कर सकें यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें वाले हैं 18 क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1973 में, 1947 में या अगर मैं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1973 हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा-सा देखिए इनके बारे में। पाकिस्तान का संविधान या इसे पाकिस्तान का संविधान बोलते हैं या दस्तूर पाकिस्तान का संविधान सभा के द्वारा 10 अप्रैल 1973 को पारित किया गया था और 14 अगस्त 1973 को प्रभावित में आया था संविधान पाकिस्तान का। नाउ क्वेश्चन 19 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। भारत का आम चुनाव किस सिद्धांत पे आधारित है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या कार्यकारी प्रतिनिधित्व या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। संविधान के अनुच्छेद 225 संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रों को निर्वाचित हेतु आम चुनाव के लिए प्रावधान करता है और आम चुनाव का माध्यम से क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थानीय संस्था है, परिवार है या राजनीतिक दल है या रेड क्रॉस है या उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार एक अस्थायी संस्था है, जबकि अन्य सभी अस्थायी संस्थाएं जो समय के साथ उत्पन्न और समय के साथ समाप्त भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन 21 देखें यहाँ पे, भारत का आत्मा गांव का निवास
निवास करती है। यह कथन किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था? जी नहीं। जयप्रकाश नारायण कहा था? नहीं। नेहरू कहा था? नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ए को करेक्ट लगा के चले आइएगा यहाँ पे, है ना। गांधी जी बोला था ये बात। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, भारत का आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन महात्मा गांधी का है। उनका मानना था कि भारत में 68% आबादी गाँव में ही निवास करती है, जहाँ आबादी में इतना बड़ा हिस्सा वही भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चल सकती है ना। नाउ क्वेश्चन 22 यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रतिवर्ष विश्व में कब या जिसे हम टीवी दिवस मनाते हैं? 24 मार्च को, 24 फरवरी को? नहीं। 24 जनवरी को? नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करिए। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम में तो करेंट अफेयर आता ही आता है ना। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। सामाजिक, आर्थिक और स्वच्छ परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना और तीव्र महामारियों को समाप्त करने का प्रयास करना। यहाँ पे रोग है, ये किस बैक्टीरिया का आंसर होता है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण से ये होती है, यानी ये टीबी बीमारी। नाउ आमतौर पे ये फेफड़ा को इफेक्ट पहुंचाने की काम करते हैं। देख सकते हैं ये टीबी, इस अगर मान लीजिए किसी को टीबी हुआ है तो थोड़ा सा इनसे आप डिस्टेंस बना के रखेंगे। अगर वो छींकेगा, खांसेगा तो आपको भी हो सकता है ना। तो ये इमेज के माध्यम से हम यही आपको बताने की कोशिश की, जिन्हें भी टीबी हुआ है थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस बना के रखिए, यानी मुंह पे रुमाल वगैरह ढक के रखें। 23 देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत में कौन सा स्थान रहा था? 136वां, 140वां, 126वां? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो 126वां हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड लगातार छठे वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाली देशों के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे दुखी देशों के रूप में रहा है। वही भारत के 126 में रैंक हासिल हुई है, जो कि पिछली बार 136 में थी। यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर रिलीज किया गया है। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है और पहली बार 2012 में जारी किया गया था। देश के विभिन्न मानकों के आधार पर जारी किया गया था। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम के व्यू से। यहाँ पे नाउ थोड़ा सा और यहाँ पे देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसे असम सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? मनीषा सिंह को, राजेश वर्मा को, तपन सेकिया को, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। असम वैभव पुरस्कार असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के द्वारा, ठीक है, घोषित किया गया था। असम वैभव पुरस्कार 5 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है और इसके अलावा पुरस्कार पाने वाले को पूरे जीवन सरकारी खर्च पर मेडिकल इलाज का लाभ उठाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 25 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश? नहीं। बिहार? नहीं। छत्तीसगढ़? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सी को टिक लगा के चले आइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वृक्षारोपण से ही संबंधित है कहीं ना कहीं, और होना भी जरूरी है यहाँ पे, है ना। बात करने वाले इस योजना, मिस्टेक है, इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि और वृक्षारोपण प्रोत्साहन देकर कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और आय व रोजगारों के अवसरों को बढ़ावा देना और किसानों की आय में बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना संपदा, इस योजना का अगर नाम देखें तो विकसिता संपदा योजना है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा ना। हाल ही में आयोजित महिला प्रीमियर लीग, जिन्हें हम WPL बोलते हैं, पहले सीजन का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, या दिल्ली कैपिटल ने, कोलकाता ने? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं जो कि पहली बार खेला गया था और इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सेट भी किए हैं आप लोग के एग्जाम के लिए, है ना। महिला प्रीमियर लीग 2023 में अगर बात करने वाले हैं तो WPL, है ना। WPL एक पहला संस्करण था। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस का नेतृत्व कर रहा था यहाँ पे, और महिला प्रीमियर लीग 5 टीम खेला था, जिसमें मुंबई इंडियंस था, दिल्ली कैपिटल था, गुजरात और बेंगलोर और यूपी यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 27, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ऐतिहासिक राष्ट्रपति
नीलमई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया था? नहीं, लखनऊ में तो नहीं किया था यहाँ पे। नाउ आगे बात करें दिल्ली में किया था? दिल्ली में भी नहीं किया था यहाँ पे। सिकंदराबाद में बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। राष्ट्रपति नीलम को रेजिडेंसी हाउस भी कहा जाता है और यह भवन भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर जो कि सिकंदराबाद में स्थित है यहाँ पे। और इस भवन में भारत के राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ठहरता है और यहाँ अपने सरकारी कार्य भी करता है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 28 देखें, भारत के किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापारों में अपनी मुद्राओं को उपयोग के लिए समझौता किया है? दक्षिण सूडान, नाइजीरिया या तंजानिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ, तंजानिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत और तंजानिया अपना स्वयं की मुद्राओं तंजानिया सीलंग और भारतीय रुपये में व्यापार स्थापित करने के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है। मतलब इन दो देशों के बीचों में डॉलर से है ना क्या हो गया, ट्रेड हो गया। अब यही गलती होने के कारण से हम पीडीएफ नहीं शेयर कर पाते टेलीग्राम पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 29। हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया था? 25 मार्च को, 30 मार्च को या 20 फरवरी को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो 25 मार्च हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यह प्रतिवर्ष अलग अलग तिथि को मनाया जाता है क्योंकि यह मार्च महीने के अंतिम शनिवार को ही मनाया जाता है। और इस वर्ष 25 मार्च को 17वां संस्करण मनाया गया था और इनका आयोजन हर वर्ष विश्व जीव कोष के द्वारा आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जाओं खपतों को कम करना और जागरूकता फैलाना तथा जलवायु परिवर्तन को सतत विकास पे ध्यान केंद्रित करना, है ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। देखिए, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया था अंजलि कुमारी को क्या? अंजलि सूरी को नहीं, आलिया मीर को या मनीषा सिंह को नहीं। आलिया मीर हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, आलिया मीर जम्मू कश्मीर के रहने वाली, इनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण और सब पहलों एवं उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 31। हाल ही में किस भारतीय को विशिष्ट सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? नीरज कुमार को क्या? या नहीं, नीरज कुमार नहीं हो जाएगा। रतन टाटा को बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने जो उपयुक्त में से अधिक नहीं होगा। रतन टाटा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ऑफ से संबंधित विशिष्ट रूप से व्यापार, निवेश एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 32 यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य को 5 अप्रैल को G20 बिजनेस समिट आयोजित किया जाएगा? किस राज्य में? तो दिल्ली में क्या? नहीं। लखनऊ में क्या? नहीं। नागालैंड में बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। नागालैंड में 5 अप्रैल 2023 को कोहिमा में G20 बिजनेस समिट 2023 का मेजबानी करेगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 33 देखें, पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? हाल ही का 3 वायसराय आया था यहाँ पे। तो देखिए पहले कौन था यहाँ पे। डियासा क्या है? नहीं। क्वेश्चन रिपीटेड है शायद आप लोग के लिए। वास्को डिगामा है? नहीं। अल्मीडा है? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सी को टिक लगा के चले जाएगा। 3 था भारत में, 3 वायसराय था पुर्तगाल का, है ना। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि आप लोग के एग्जाम में आता है यहाँ पे क्वेश्चन इसी से। तो आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो सबसे पहले कौन था? तो फ्रांसिस द अल्मीडा था और ये भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और फ्रांसिस द अल्मीडा ने समुद्री नीति, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, भी चलाया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? तो फ्रांसिस द अल्मीडा ने चलाया था यहाँ पे, है ना। और सेकेंड वायसराय कौन था पुर्तगाल का? तो अल्फांसो दी अलार्बुक्ता यहाँ पे, है ना, जो कि यहाँ पे इनका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनके समयकाल में क्या क्या हुई थी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें तो यह भारत का दूसरा गवर्नर था। यह भारत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है ना। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। इसे 1510 में बीजापुर के राजा गोवा को जीत लिया था और अपनी फैक्ट्री बनाया था, जिसे हम उस समय बीजापुर का राजा कौन था? इस्माइल शाह था। और 1511 में मलक्का पे भी कब्जा किया था। 1515 में हरमोज पे भी कब्जा कर लिया था और इसने पुर्तगालियों को भारतीय के साथ शादी करने का भी आदेश दे दिया था। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें, नैनो द्वीपपुंज जो गोवा की कंपनी का मुख्यालय बनाया था। पुर्तगाल अपने आप को सागर का स्वामी करते थे।
और गाँव की सेना बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही मजबूत था। पुर्तगाली ने भारतीय क्षेत्रों में कर लगाने का भी शुरुआत की थी और का भी शुरुआत किया था, जिन्हें काटेज या अल्मोड़ा व्यवस्था के नाम से जाना जाता है ना? पहले तो आया था मसाला का व्यापार करने के लिए और बाद में पुर्तगाल का मन बदल जाता है और फिर उन्हीं से इंडिया से ही टैक्स लेना शुरू कर देता है ना? फिर इंडिया में ही टैक्स लेना शुरू कर देता है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा समझिएगा। आता है किसी काम से, करने कुछ और लगता है यहाँ पे। 34 यहाँ पे बात करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन-सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच नहीं, ये तो होगा ना। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी पर जंग नहीं, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के जहाज़ों का अधिग्रहण, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे ना। कर्नाटक का हाल ही का 3 युद्ध हुआ था, थोड़ा-सा देखने वाले हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्षों को हम कर्नाटका के युद्ध के नाम से जानते हैं। तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण देखिए, अंग्रेज ने कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिकार कर लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है फाइट तो होगा ही यहाँ पे। और ये देख सकते हैं कुछ जहाज़ का इमेज, इसी टाइप के जहाज़ को अधिग्रहण कर लिया था अंग्रेजी सेना ने। 3 युद्ध हुआ था कर्नाटका का युद्ध, जो देख सकते हैं यहाँ पे 46 में तो 49 में तो और 58 में हुआ था। कर्नाटका का प्रथम, द्वितीय, तृतीय। एक्सला चौपलेर की संधि हुई थी, पेरिस की संधि होती है और निर्णायक संधि हुआ था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 35 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त कहाँ से किया था? शाह शुजा से किया था, जमान शाह से किया था, दोस्त मोहम्मद से किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे इसका आंसर होगा शाह शुजा से किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा-सा तो ये है रणजीत सिंह, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा अगर हम और कुछ अगर दिखाने की बात, थोड़ा-सा रणजीत सिंह के बारे में देखने की कोशिश करें कि इसके समय काल में क्या-क्या एक मुख्य घटना हुई थी, जो कि आपके एग्ज़ाम की व्यू से एक महत्वपूर्ण है। तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, है ना? यह सिख धर्म के सबसे शक्तिशाली राजा था। इन्होंने अफ़गानों की जो अफ़गान राजा जमान शाह का 12 तोप को वापस कर दिया था और जो कि चिनाब नदी में गिरा था। ये है चिनाब नदी और यही तोप गिरा था यहाँ पे, जिन्हें रणजीत सिंह ने वापस कर दिया था। और वापस किया, जैसे ही भारत तोप को वापस किया तो काफ़ी ज़्यादा खुश होके उन्हें लाहौर उपहार में दे दिया। किसे? तो रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह ने क्या किया, उसे एक राजनीतिक राजधानी बना दिया और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बना दिया और लाहौर में तोपों का निर्माण आधुनिक कारखानाओं का भी निर्माण करवाया था, है ना? तो ये कुछ रणजीत सिंह से कोई काफ़ी एक महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन-सा था? चंपारण था क्या? नहीं। चंपारण नहीं हो जाएगा। रांची था, बिल्कुल रांची तो था, यहाँ पे बलिया नहीं था। ओपिक में से एक से अधिक, ओपिक में से कोई नहीं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची इसका हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, एक धार्मिक नेता और लोक नायक जो मुंडा जनजाति के थे यहाँ पे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसने जो कि अब झारखंड में आ गया, आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 37 यहाँ पे हम लोग देखें, भाम राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। यहाँ पे ब्रह्म समाज का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1816 में, 1820 में, 1828 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 1828 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा राजा राम राय को दिखाने की कोशिश करते, ये है राजा राम और उनको काफ़ी सारा उपाधियाँ मिला था और ये उपाधियाँ पूछा भी जाता है। जैसे कि इन्हें उपाधियाँ कौन-कौन सा मिला था? तो भारतीय पूर्ण जागरण का पिता का उपाधि मिला था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर का उपाधि मिला था यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक का उपाधि मिला था। आधुनिक भारत का पिता का उपाधि मिला था और प्रथम आधुनिक पुरुष का उपाधि मिला था। किसे? तो राजा राम मोहन राय को मिला था, है ना? नाउ इसी किसे मिला था? राजा राम मोहन राय को मिला था यहाँ पे। नाउ थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करें, ये आत्मीय समाज का संस्थापक बात करें तो राजा राम मोहन राय था और स्थापना 1815 में किया था। उद्देश्य हिंदू धर्म का अकेश्वरवादी मत का प्रचारक थे यहाँ पे। अकबर द्वितीय को जो मोहन राय था, उन्हें राजा का उपाधि दिया गया था और शिक्षा का पक्षधर थे राजा राम मोहन राय। और विरोधी किसके कर रहे थे? तो मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे राजा राम मोहन राय। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं।
38 देखिए यहाँ पे, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं पा के रहूँगा। ये नारा किसने दिया था? एम के गांधी दिया था क्या? नहीं, एम के गांधी तो नहीं दिया था यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू दिया था क्या? नहीं। बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो सी को टिक लगा के चले आइएगा। ये है कुछ बाल गंगाधर तिलक का इमेज, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना? थोड़ा सा इनके बारे में देखिए, इनके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, और सीधा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में, है ना? स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। और लोकमान्य तिलक के द्वारा गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव और होम रूल लीग 1916 का शुरुआत किया गया था। और इनके द्वारा काफी सारे पुस्तकें भी लिखी गई थी, जैसे कि गीता रहस्य, द ओरिजिन, आर्यों का मूल निवास। ये सब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। लोकमान्य तिलक ने द केसरी, जिनका भाषा मराठी था, द मराठा, जिनका भाषा अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। तो ये सारा बुक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे, है ना? देखिए, बहुत ही मेहनत से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही मेहनत से डिजाइन करता हूँ, कोई फिजूल का चीज चर्चा नहीं करता हूँ। और ये जो चैनल भी है स्पेशली फॉर आप लोग के एग्जाम के लिए ये, है ना? तो प्लीज एक लाइक करके आप मुझे बता भी सकते हैं, या एक कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कैसा है। और हो सके तो एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 39 देखिए, दांडी यात्रा की गई थी 1932 में, 1932 में की गई थी, 1931 में, 1930 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। 1930 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। देखिए, दांडी यात्रा 1930 में की गई थी, और इनका जो मुख्य नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, है ना? और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है दांडी यात्रा को यहाँ पे। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। शुरुआत साबरमती आश्रम गुजरात में किया गया था, और शुरुआती तारीख कब था? तो 12 मार्च 1930 था। अनुयायी 78 लोग थे। यात्री के कुल दूरी 240 मील था, जो कि 388 किलोमीटर में था। गंतव्य कहाँ पे पहुंचना था गांधी जी को? गंतव्य मतलब कहाँ पे गांधी जी को पहुंचना था। स्टार्ट तो किया था कहाँ से, कहाँ पे पहुंचना है? शुरुआत तो साबरमती से किया था, मगर पहुंचना कहाँ पे था? तो दांडी पहुंचना था, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के नवसारी जिले में था, है ना? तो टोटल 78 लोग चले थे, 240 मील लगभग, और जिसे हम 388 किलोमीटर तक चले थे। 12 मार्च को पहुंचे, 12 मार्च को शुरुआत किए थे। तो ये सब बात भी पूछ लिया जाता है ना? और कुल 24 दिन लगे थे, और 5 अप्रैल 2030 को पहुंच गए थे फाइनली, है ना? और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर जो अंग्रेज का कानून था उन्हें तोड़ने की कोशिश किया था, है ना? काफी सारे लोग हैं, आप पकड़ना है, जिनको पकड़ना है पकड़ सकते हैं। काफी सारे लोग अगर उल्लंघन करेंगे तो थोड़ी इतना बड़ा जेल है जो सभी को डाल सकते हैं जेल में। क्वेश्चन 40 देखें, जो टीपू सुल्तान की राजधानी बनाई गई थी, श्रीरंगपट्टनम बनाई थी या मैसूर? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना? बेंगलोर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है? बेंगलोर हो जाएगा। हाल ही का टीपू सुल्तान के बारे में देखने की कोशिश करें। देखिए, मैसूर के समय काल में टोटल 4 युद्ध हमें देखने को मिलता है, और आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। पहला युद्ध आप देख सकते हैं 69, 70, 69 या 70, 67 से लेकर 69 के तहत होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो कि मद्रास की संधि के तहत समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरे वारिंग हस्टिंग होता है, जो कि 1780 में होता है। वारिंग हस्टिंग गवर्नर जनरल होता है अंग्रेज की ओर से। और सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और मैंगलोर की संधि के तहत इन्हें भी समाप्त कर दिया जाता है। ये काफी एक महत्वपूर्ण है, और कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1790 में बात करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इन्हें भी समाप्त कर देता है। और फाइनली यहाँ पे तो भारत जो अंग्रेज है उसे अपने कब्जा में कर लेता है, मैसूर वाले पार्ट को। फोर्थ एंग्लो मैसूर के युद्ध, जो कि गवर्नर जनरल की बात करें, लॉर्ड वेलेजली था यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बाद देखने की कोशिश करें। टीपू सुल्तान, यह हैदर अली का बेटा था। यह बादशाह का उपाधि धारण की थी। इसने अपने समय में सिक्का चलाया था, और आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किया था, और इसे अरबी फारसी जगह पे अपने राजदूत को भेजा था। और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, और इसने अपनी राजधानी की स्वतंत्रता का पेड़ बनाया था, और फ्रांस के द्वारा स्थापित जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बनाया था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ, और ये है कुछ टीपू सुल्तान देख सकते हैं, और ये है मैसूर वाला पार्ट, जिन्हें अंग्रेज ने अपने कब्जा में कर लिया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 41, यहाँ पे बात करें कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? तो 1942 में हमें देखने को मिलती है। क्रिप्स मिशन 1928 में देखने को मिलती है यहाँ पे। गवर्नर जनरल का पद जो है ना, लॉर्ड वेवल का आगमन देखें तो कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी, है ना? तो पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सी हुई थी यहाँ पे, तो हमें तो क्रिप्स मिशन ही दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो बी को टिक लगा लीजिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा सा देखें इनके बारे में। ये प्रीवियस ईयर से मैं क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया हूँ, है ना? तो क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1928 में देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जो कि अभी हम आपको बताए हैं यहाँ पे, है ना?
गवर्नर जनरल का अगर बात करें पद लॉर्ड वेबल अक्टूबर 1943 में देखने को मिलती है। कैबिनेट मिशन देखिए मार्च 1946 में देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना? तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 42 एंड 42 क्वेश्चन देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना? थोड़ा सा इनके बाद हम देखने की कोशिश करें, ठीक है? राजमहल के संथाल जमींदारों एवं साहूकारों ने पुलिस के दमन के खिलाफ 1855 में विद्रोह कर दिया था, जिनका नेतृत्व दो भाइयों सिद्धू और तथा कान्हू ने किया था। फरवरी 1856 में विद्रोह का नेतृत्व बंदी बना लिया था और विद्रोह को दबाने की कोशिश किया था यहाँ पे, है ना? विद्रोह को दबा दिया गया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 43 यहाँ पे बात करने वाले हैं, किस मुगल शासक काल में सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर के समय काल में आया था क्या, या अकबर के समय काल में आया था, या जहांगीर के समय काल में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो जहांगीर हो जाएगा। हाल ही का पत्र लिखे तो अकबर के शासनकाल के लिए ही भेजा था, बट अकबर जी तब तक धरती से समाप्त हो चुके थे, तो ऑप्शन सी को टिक लगा के चले आइएगा। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे और मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करना तथा फैक्ट्री खोलने का भी अधिकार हेतु एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा था और फरवरी 1919 में फरवरी 1719 में भारत में इंग्लैंड से लौट आया था, है ना? नाउ इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आईनी ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? आईनी ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल कादिर के द्वारा लिखा गया है क्या, या अकबर के द्वारा? नहीं तो ऑप्शन ए होगा, ना ही बी हो जाएगा। अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया, सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो अकबरी के दरबार में, ठीक है, अब्दुल फजल की आईनी ए अकबरी की रचना की गई थी और अकबर ने अब उसे अपने शासनकाल में इतिहास लिखने का आदेश दिया था और अब्दुल फजल अकबरनामा की रचना की थी, है ना? उनको तो अकबरनामा की रचना की थी, इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, रातों के समय खुले में आकाशों की तारा में टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा टिक लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना? देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है। देखिए अगर हम देखने की कोशिश करें प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई नहीं होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, प्रकाश का अपवर्तन के कारण रात के समय में खुले में आकाश तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु के विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों में पाई जाती है। जब तारों का प्रकाश चलती है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होती रहती है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन 46 यहाँ पे बात करने वाला वह ताप बिंदु जिस पे ठोस द्रव और गैसीय अवस्था में एक साथ रह सकते कहलाता है क्या? यहाँ पे अगर हम बताने की कोशिश करें तो ये है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, वाटर, है ना? तो यहाँ पे मतलब ये ट्रिपल पॉइंट पे रहते हैं, तो जहाँ भी त्रिक बिंदु होगा या ट्रिपल पॉइंट लिखा होगा तो उन्हें हम टिक ला जाएंगे। क्वेश्चन बॉइलिंग वाले पॉइंट पे क्या नहीं, ठीक है, त्रिक बिंदु यहाँ पे लिखा है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलनांक नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना? थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, वह ताप, ठीक है, वह ताप बिंदु जिस पे ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है, इन्हें हम तीर्थ बिंदु कहते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 47 बात करें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्यों पक जाती है खाना जल्दी? देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए, उच्च ताप के कारण पानी निम्न तापमान पे उबलने लगती है, नहीं ये तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना? उच्च ताप के कारण पानी उच्च तापमान में उबलने लगती है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बाद देखने की कोशिश करें, प्रेशर यहाँ मिस्टेक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान पे उबलने लगती है, अर्थात क्वथनांक अधिक होती है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट मुख्य घटक है क्या? सीमेंट और सीमेंट में क्या क्या मिलाया जाता है अगर हम दिखाने की कोशिश करें, कैल्शियम, सिलिकॉन, सब जाता है, कैल्शियम 43%, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड और जिप्सम भी मिलाया जाता है यहाँ पे, है ना? तो पूछ रहा है मुख्य कौन सा, तो कैल्शियम, जहाँ भी कैल्शियम होगा, देखिए चूना पत्थर में ही कैल्शियम पाया जाता है यहाँ पे, है ना? तो चूना पत्थर को भी आप टिक लगा सकते हैं, है ना? और बाकी सिलिका, मिट्टी, जिप्सम नहीं होगा यहाँ पे, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो चूना पत्थर में सीमेंट में एक मुख्य घटक है, इनके अलावा सीमेंट में सिलिका, कैल्शियम, सल्फर या मैग्नीशियम, एल्युमिनियम
एल्युमिनियम, आयरन आदि भी पाए जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 49 यहाँ पे बात की, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है यहाँ पे या कैलामाइन है। कैलामाइन नहीं हो जाएगा, कैलासाइट भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। एल्युमिनियम का सबसे एक महत्वपूर्ण अयस्क बात करें तो बॉक्साइट है, जबकि ठीक है, जबकि कैलामाइन जिंक अयस्क और क्रेकासाइट कैल्शियम अयस्क तथा गैलन लेड अयस्क है यहाँ पे। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन 50 यहाँ पे बात करने वाले हैं, निम्न में से 50 बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, कौन सा सम्मिलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर के द्वारा विद्युत धारा को, है ना, विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापते हैं, बिल्कुल सही बात है, मतलब ए बी सही बात है यहाँ पे, है ना। गैल्वेनोमीटर नहीं, ये नहीं हो जाएगा, है ना, तो सी को टिक लगा लीजिएगा। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में, डी और ई नहीं होगा। देखिए गैल्वेनोमीटर को विद्युत द्वारा के मानते हैं, वोल्टमीटर विभवांतर हो जाएगा, एमीटर विद्युत धारा हो जाएगा और पोटेशियम मीटर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर परिपथ की धाराओं की दिशा और परिणामों को मापने में यूज करते हैं। तो गाइस आज के लिए केवल हम 50 क्वेश्चन रखते हैं, हर संडे को प्रोवाइड कराते हैं। पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरह आगे भी आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। देखिए आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिस्ट्री वीक होगा, तो केवल हिस्ट्री का क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ओनली फॉर 249 में, है ना। साथ में हम हिस्ट्री का सारा टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट भी दे देंगे। पॉलिटी मन करता है, पॉलिटी वीक है तो केवल पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, पूरे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मना नहीं है, सारे भी सारा अवेलेबल है आपको, और टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है ना। अगर चाहते हैं केवल हिस्ट्री का ही टेस्ट दे तो वो सारा कुछ ऐप पे हम अवेलेबल करा दिए, बिल्कुल मिनिमम चार्ज करते हैं ना, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए केवल हम इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।